तो आर्टिकल्स जो है 25 से 28 जो कहता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। तो सबसे पहली बात है, जो पहला ही जो इसमें क्लोज जो है आर्टिकल 25 क्या कहता है, तो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है। तो धर्म के अबाध रूप से मानना डेट मीन्स किसी बाहरी दबाव के, ठीक है, आचरण करना डेट मीन्स प्रैक्टिस करना। ठीक है। प्रैक्टिस करना समझते हैं ना, जैसे प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है, हम लोग पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, जो इस्लाम से जो संबंध है वो अपना क्या होता है उनका, नमाज वगैरह होता है। जो क्रिश्चियन है जो चर्च जाते हैं, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसको आचरण करना कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या, प्रचार करना। आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हो। एक प्रचार होता है, एक कन्वर्जन होता है। ठीक है। तो प्रचार करना अलग चीज है, कन्वर्जन करना अलग चीज है। कन्वर्जन करने का मतलब होता है किसी को धर्म को मानने के लिए बाध्य करना। ठीक है, जबरदस्ती मतलब करवट करना। ठीक है। और एक होता है प्रचार करना, मतलब अपने धर्म के बारे में बताना। और सामान्य रूप से आप देखो कैसे होता है, तो ये आप देखते हुएगा जो क्रिश्चियन वगैरह जो होता है, वो देखिएगा आते रहते प्रचार करने के लिए, क्रिश्चियन मिशनरी जिसको कहते हैं। ठीक है, वो बाइबल वगैरह बांट उठ कर चले जाते हैं गांव देहात में। अब धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता है। ठीक है। तो पहला जो है सो आपको आचरण मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 25। और 26 जो क्या कहता है, से इसका प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अब धार्मिक कार्यों का प्रबंध कैसे करेंगे, तो भाई जैसे मान लीजिए हम लोग जिस धर्म को मानते हैं, हमारा धर्म क्या है, सनातन धर्म। तो उससे संबंधित हम पूजा करने के लिए मंदिर का निर्माण करेंगे, जो इस्लाम को फॉलो करते हो मस्जिद को निर्माण करेंगे। फिर धार्मिक कार्य जब होगा तो उसके लिए विशेष प्रकार की, जैसे हम लोग क्या करते हैं पूजा के समय में, आप देखिएगा पूजा के समय में टेंट वगैरह ये सब डालकर मूर्ति लाके क्या करते हैं, बैठाते हैं, उनके बाद पूजा करते हैं, फिर विसर्जन वगैरह करते हैं। तो ये होता है प्रबंध करना। ठीक है। इसमें सारा स्ट्रक्चर वगैरह जो होता है वो सब कुछ इसमें बनता वगैरह, चाहे जो भी आप बीच में प्रयोजन वगैरह देखते होंगे धर्म के अंतर्गत, वो आपको आर्टिकल 26 जो है सो आपको इम्पावर्ड करता है। ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 27। अब किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। मतलब मान लीजिए धर्म फलेगा फूलेगा कैसे, फंड करेंगे तब तो फलेगा फूलेगा। तो अगर मान लीजिए धार्मिक कार्य के लिए जो पैसा जो हम देते हैं तो उसमें टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी देखिए कितना तक टैक्स फ्री रखा गया, 12 लाख तक टैक्स फ्री रखा गया। अगर किसी व्यक्ति का इनकम अगर 2 लाख रुपया है, तो अगर 2 लाख रुपया अगर दान कर देता है, वो जिस धर्म से संबंध रखता है, तो किसी दूसरे धर्म में भी दान कर सकता है, मैटर नहीं है। ठीक है, तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब धार्मिक कार्य में आप जो दान देते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बहुत लोग इसको गलत तरीके से भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला में आचरण है, ठीक है, प्रचार करने अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। दूसरा बार में क्या है, धार्मिक कार्यों का प्रबंध है। तीसरा में क्या है, धर्म को बढ़ाने के लिए जो फंड जो किया जाता है, पैसा जो देंगे, ठीक है, उसके लिए किसी भी प्रकार की टैक्स आपको नहीं देने पड़ती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, जिसे प्रश्न भी कभी कभी रहता है, तो कुछ शिक्षा संस्थाओं में, ठीक है, ध्यान में रखना, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। दूसरी बात देखिए, हमारे यहाँ जो धार्मिक शिक्षा जो होता है किसी भी शिक्षण संस्था में नहीं दे सकते। ठीक है, जनरली जो गवर्नमेंट के द्वारा हो, मतलब कोई सरकारी स्कूल है, अगर सरकार अगर चला रही है, तो वहां पे जाकर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, देखें क्योंकि विभिन्न धर्मों के लोग आते थे, किसी एक धर्म का शिक्षा नहीं दिया जा सकता। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी संस्था है जो प्राइवेट चलती है, तो वहां पे धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य होता है, देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा हम विद्यालय बना लीजिए, जैसे मान आरएसएस का कोई विद्यालय है, तो उसका कॉन्सेप्ट ही मतलब क्या है, हिंदुत्व के लेकर है, तो वो दे सकते हैं। गुरुकुल वगैरह में दिया जा सकता है। ठीक है, मुस्लिम का अगर कुछ है मदरसा वगैरह, तो वहां पे वो लोग देते हैं। क्योंकि जनरली क्या है, उस धर्म को बढ़ाने के लिए मतलब क्या किया गया है, उसका प्रयोग किया गया, तो वहां पे उसको ना आर्टिकल 26 इम्पावर्ड कर देता है। तो कहीं ना कहीं सो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। लेकिन जनरली अगर कोई सरकारी संस्था है जिसमें सरकार का संपत्ति है, पूंजी है, थोड़ा भी है, 5% 10% में भी है, तो वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता, ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में जो स्वतंत्रता जो है, वो आर्टिकल्स 28 है। अब आते हैं, देखिए अब हमारे यहाँ जब बात आई, तो देखिए हमारे यहाँ अल्पसंख्यक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक कौन है, तो यहाँ पे देखेंगे अल्पसंख्यक, जैसे इस्लाम को भी अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक के अंतर्गत रखते हैं, सिख हो गया, जैन हो गया, ईसाई हो, यहूदी है,
विभिन्न धर्मावली के लोग रहते थे, तो उनका कल्चर है। ठीक है, अब जहाँ पे मान लीजिए 10 लोग हैं, और 10 लोग में से 8 लोग जो है से एक धर्म का पालन करने वाले हैं, 2 लोग जो है से मान लीजिए किसी दूसरे धर्म का पालन करने वाले हैं, तो वो दूसरा लोग जो है 2 लोग जो है उनका जो कल्चर जो है वो 8 लोगों के अंदर दब ना जाए, इसीलिए स्पेशली उनको एम्पावर्ड करने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। वो आर्टिकल जो है आपका 29, हाँ आर्टिकल्स क्या है 30 है। ठीक है, तो 29 को आपको ध्यान में रखना है। 29 क्या कहता है, पूछता है एग्जाम में, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा है। देखिए, हर भाषा में एक लिपि होता है, जैसे किसी बात करेंगे, अ, जो मुस्लिम्स होते हैं वो क्या अरबी पढ़ते हैं ना, उर्दू पढ़ते हैं, तो उर्दू का लिपि क्या होता है, अरबी होता है। ठीक है, तो क्या होगा, लिपि हो गया, तो उनके लिपि को प्रिजर्व करना, ठीक है, उनके संस्कृति की रक्षा करना, उनकी भाषा की रक्षा करना। ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल 29 है। अब देखोगे सरकार इसकी रक्षा कैसे करती है, किस प्रकार से करती है। तो मान लो आप यूपीएससी के पेपर लिखने जा रहे हो, तो यूपीएससी के पेपर लिखने जाओगे तो देखिएगा वहां पे जो रहता है बहुत सारे लैंग्वेज का ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति उर्दू में पेपर लिखा, कोई व्यक्ति मैथिली में पेपर लिख रहा है, कोई व्यक्ति हिंदी में लिख रहा है, कोई व्यक्ति इंग्लिश में लिख रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति फारसी में भी लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट जो है, सरकारें जो है, अगर सरकार में कह रहा हूं तो यहाँ पे संविधान जो होता है अल्पसंख्यक को क्या करता है, एम्पावर्ड करने का काम करता है, सशक्त करने का काम करता है। ठीक है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। जैसे जो मुस्लिम्स जो है वो मदरसा का स्थापना कर लेता है, तो हम लोग जो है सो गुरुकुल की स्थापना कर लेते हैं। जो सिख जो है सो अपना अलग से अपना एक शिक्षा संस्थान की स्थापना कर लेगा। और वहां पे देखिएगा, वहां पे स्थापना करने के भी उनके पास पावर है, और प्रशासन करने का भी पावर है। आप बोलोगे सर प्रशासन करने की क्या पावर है, तो यहाँ पे आर्टिकल जो होता है ना आपस में टकराते हैं। जैसे आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है भाई साहब आर्टिकल 16 पर हो। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता है। ठीक है, मतलब कोई भी वैकेंसी वगैरह अगर आती है, पार्ट ऑफ स्टेट है, तो वहां पे अफसर की समानता की बात कहती है। और आर्टिकल 15 जो कहता है धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे आप ये आर्टिकल जो देखोगे, आर्टिकल 30 जो कहता है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक वर्ग का कोई शिक्षण संस्था है, तो जरूरी है तो उसमें जो प्रशासनिक व्यक्ति जो होगा वो भी अल्पसंख्यक वर्ग से ही आएगा। ठीक है, मतलब समझिए कोई सिख व्यक्ति का अगर कोई शिक्षण संस्था है, तो उसका जो प्रशासन प्रशासन करने वाला अगर कोई व्यक्ति जो होता है, अगर उसको अगर हायर किया जाएगा, तो हो सकता है वो सिख ही हो। ठीक है, वहां पे कोई तीसरा व्यक्ति जाके ये नहीं कह सकता कि भाई साहब अफसरों की समानता है तो मुझे इसमें बराबरी का हक मिलना चाहिए। ठीक है, वो नहीं कर सकता। इसलिए आर्टिकल 3 जो है अपने आप में काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अब इतने सारे अधिकार अगर अधिकार नहीं रह जाएंगे जब तक कोई एक उनका फरहरी ना हो। ठीक है, मतलब ये सारे अधिकार धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से अधिकार तो वायलेट तो होगा, कोई ना कोई व्यक्ति जो है किसी न किसी का अधिकार को तोड़ेगा। तो अब वैसे कंडीशन में जो हेल्पिंग जो होता है, जो मदद जो करता है, उसके लिए कौन सा है, तो आर्टिकल्स 32 है। ठीक है, 32 क्या करता है, आपको मदद करता है। ठीक है, ये सारे अधिकार तभी अधिकार है जब का आर्टिकल 32 है। अब आर्टिकल 32 आप देखोगे तो उसमें कितने प्रकार के रीट है, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में यहाँ पे 5 प्रकार के रीट जो है आपको देखने को मिलते हैं। पहला रीट जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण है। दूसरा जो होता परमादेश है। तीसरा जो है प्रतिषेध है। चौथा जो है उत्प्रेषण है। पांचवा जो है अधिकार परीक्षा है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, तो ये सारे जो है क्या है, रीट है। कितने में दी हुई चर्चा, तो आपको 32 में है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, क्या हाई कोर्ट भी जाने का प्रावधान है, बिल्कुल हाई कोर्ट भी जाने का प्रावधान है। किसमें प्रावधान है, तो आर्टिकल 226 में प्रावधान है। ठीक है,
अब यहाँ पे बोलेंगे 32 में भी है, 226 में भी है, अधिक पावर किसके पास है रीट के संबंधी में? तो हाईकोर्ट के पास में 32। है। हाईकोर्ट के पास अधिक पावर रीट के संबंधी क्यों है? क्योंकि हाईकोर्ट के पास इसलिए अधिक पावर है कि हाईकोर्ट, ठीक है, रीट जारी करने से इनकार भी कर सकता है, ठीक है, तो बोल सकता है हम नहीं जारी करेंगे, आप देख लो, ठीक है, मतलब इनकार कर सकता है विशेष परिस्थिति में, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 32 का प्रयोग करके अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वो रीट जारी करने से इनकार नहीं कर सकती है, क्योंकि वो सुप्रीम बॉडी है। अगर वो इनकार करेगी तो व्यक्ति कहीं दूसरे जगह जाने के मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो उनको रीट को स्वीकार करना ही पड़ेगा, ये अगर पांचों परिस्थिति होगी तो, ठीक है। तो कभी अगर प्रश्न पूछे तो किसके पास व्यापक अधिकार है रीट के संबंधी, तो हाईकोर्ट के पास व्यापक अधिकार है रीट के संबंधी, ठीक है। तो ये सारे जो है ये सारे जो है ये मूल अधिकार के प्रहरी माने जाते हैं, क्योंकि उनके रक्षा करते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे मूल अधिकार तब तक ही है जब उनके पास क्या है, ये पांचों जो है उनके पास ये अधिकार है तब। समझ गया? तो आर्टिकल्स आई थिंक सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए, 12 से लेकर 35 तक। कोई भी पूछेगा तब बता दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। मूल रूप से फंडामेंटल राइट का आपको चर्चा जो मिलेगा कितने से कितने तक मिलेगा, तो 14 से लेकर 32 तक ही है, 32 ठीक है। तक। कहां तक है? 14 से लेके 32 तक है। 12 में क्या है? तो 12 में राज्य का परिभाषा है। 13 क्या कहता है? तो 13 कहता है से भाई साहब मूल अधिकार के विरुद्ध बनाए गए विधि जो होता है उसका अल्पीकरण की बात करता है, ठीक है। अब मतलब मूल अधिकार के खिलाफ अगर विधायिका अगर किसी प्रकार का नियम अगर बनाती है तो न्यायपालिका उस नियम को क्या कर देगी? समाप्त कर देगी, ठीक है। सिंपल शब्दों में बताया 13 कहता है। 1432 तक तो आप जान गए। 33 क्या कहता है? तो भाई साहब 33 कहता है से देखो, मूल अधिकार के संबंधी किसी भी प्रकार के नियम बनाने या फिर बदलने का अधिकार जो होगा से केवल संसद के पास होगा। मतलब मूल अधिकार में संशोधन कौन कर सकती है? तो केवल कौन कर सकती है? संसद कर सकती है, ठीक है। दूसरा कोई भी बॉडी जो है वो नहीं कर सकती। मतलब राज्य विधानसभा के पास मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। किसके पास है? तो संसद के पास है, ठीक है। ये कहता है 33 कहता है। 34 क्या कहता है? तो भाई साहब 34 को मूल अधिकार में रखा ही क्यों, मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि मूल अधिकार को समाप्त करने की बात है उसमें, ठीक है। मार्शल लॉ, ठीक है, मतलब सेना का रूल होता है। अब सेना का रूल क्या होता है उसको डिफाइन नहीं किया गया है। मतलब विशेष परिस्थिति में विशेष क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। अब मार्शल लॉ लगाने के समय में कौन कौन से मूल अधिकार प्रतिबंधित होगी वो भी चर्चा नहीं किया गया, ठीक है। एक मूल अधिकार मैंने बताया था कि जब 352 लगता है तो 20-21 समाप्त नहीं होता, यही बताया था ना। लेकिन जब मार्शल लॉ अगर लगता है तो एक तरह से देखेंगे ये भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि मार्शल लॉ में गोली मारने का भी अधिकार होता है, ठीक है। जब गोली मारने का अधिकार होता है तो आपका 21 तो गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तो समाप्त हो गया। अब 20 जो होता है किसी भी परिस्थिति में क्या बोलते हैं उसको, 20 में क्या है? दोष सिद्धि के संरक्षण का उसमें राइट दिया गया है कि नहीं है। लेकिन जब मार्शल लॉ अगर लगा जाता है तो शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी समय में व्यक्ति का जांच किया जा सकता है, किसी भी समय में किसी के भी घर में घुसकर मतलब उसकी पूरी जांच किया जा सकता है। जैसा कि आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य में लगा हुआ है। तो 20-21 भी देखेंगे तो विशेष परिस्थिति में खतरे में पड़ जाता है जब आर्टिकल 34 लगता है तो, ठीक है। और 35 क्या था? 35 में क्या है? आर्टिकल 35 में क्या है नहीं बताइए? पता। आर्टिकल 35 मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है। आई थिंक संशोधन संबंधी कुछ होगा उसमें, ठीक है। 35 में भी संशोधन संबंधी ही कुछ है। चलिए देखते हैं उसमें। अब यहाँ पे देखेंगे इनमें से कुछ, अब यहाँ पे देखेंगे ये जो प्रकृति में कैसा होता है, मूल अधिकार प्रकृति में कैसा होता है। तब मूल अधिकार प्रकृति में क्या होता है? नकारात्मक होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान करना। लेकिन मूल अधिकार अगर देखेंगे ओवरऑल कैसा होता है प्रकृति में, तो प्रकृति में ध्यान में रखना है वो नकारात्मक होता है, न्यायोचित होता है। न्यायोचित मतलब आप न्यायालय में जा सकते हो, ठीक है। जैसे डीपीएसपी में कहा जाता है सो सकारात्मक है, और दूसरी बात जो है सो क्या है, वो न्यायोचित नहीं है, ठीक है, दोनों में उल्टा है।
आप बोलोगे नकारात्मक क्या होता है? निगेटिव कहने का मतलब है ये स्टेट की शक्ति को कम करता है। नकारात्मक कहने का मतलब क्या होता है? राज्य की शक्ति को क्या करता है? कम करता कम है। करते ठीक हैं। है, ध्यान में रहेगा। नकारात्मक कहने का मतलब क्या होगा? मूल अधिकार राज्य की शक्ति को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, ध्यान में रखना। या मनाही करता उल्टा है। मत समझ लीजिएगा। नकारात्मक कहने का मतलब राज्य की शक्ति को कम करता है और व्यक्ति की शक्ति को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताएं वाले होते हैं, जैसे राज्य के परिधिकार को सीमित करने से संबंधित। ठीक है, नकारात्मक जो होगा राज्य की शक्ति को सीमित करेगा, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का क्या करते हैं? प्रावधान होते हैं। ध्यान में रखना। दूसरी बात, ये मूल अधिकार का क्या है? फीचर्स है। ठीक है, अगर पूछेगा विशेषता लिखे मूल अधिकार का, तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, न्यायोचित होता है। दैट मीन्स क्या कर सकते हैं? व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देती है। ठीक है, मतलब जब इसका उल्लंघन हो तो आप अदालत जा सकते हो। ठीक है, ये डीपीएसपी के ठीक उल्टा होता है। अगर डीपीएसपी से संबंधित कोई अधिकार अगर आपको नहीं मिल रहा, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें आप जा सकते हो। उसके बाद इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यह आवश्यक नहीं केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उच्च न्यायालय में, जैसे जब बीपीएससी वाला मामला में जो रिट जब जारी हुआ, तो डायरेक्ट सबने सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा से चलो ये स्टेट का मामला, आप स्टेट से आओ। ठीक है, तो फिर हाई कोर्ट में रिट जारी किया गया, फिर हाई कोर्ट ने फेवर में फैसला नहीं दिया, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है सब हाई कोर्ट जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। अगर आपसे कुछ पूछेगा क्या मौलिक अधिकार अस्थाई है, तो ध्यान में रखना अस्थाई नहीं है। ठीक है, मतलब इसको छीना भी जा सकता है। कैसे छीन सकते हैं? तो विशेष परिस्थिति। विशेष परिस्थिति क्या होगा? तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कौन छीनेगी। तो ध्यान में रखना, इसमें संसद के पास पावर होता है, इसमें कटौती कर सकती है। ठीक है, संशोधन कर सकती है। कटौती कर सकती है, संशोधन कर सकती है, कम ही कर सकती है। ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन इसका प्रक्रिया का होगा संशोधन के तहत। ऐसा ही हवा में फैसला नहीं लिया जा सकता। ठीक है, कैसे करेगी? संशोधन करना पड़ेगा। किसमें संशोधन होगा? संविधान में। ठीक है, न कि साधारण विधायक द्वारा। ठीक है, जब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता। इसमें भी मूल ढांचा का सिद्धांत है। मूल ढांचा का सिद्धांत कब आया था, तो क्या बताओगे? मूल ढांचा का सिद्धांत केशवानंद भारती कब केस। आया था? मूल ढांचा का सिद्धांत, ठीक है, 1973 केशवानंद भारती केस में। ठीक है, तो यहाँ पे केशवानंद भारती वाला केस में कहा गया था मूल ढांचा के सिद्धांत को इसमें लागू किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। संशोधन हो सकता है, संसद के पास अधिकार है, लेकिन मूल ढांचा को प्रभावित किए बिना, ये भी आपको ध्यान में रखना। अब आते हैं, मैंने बोला था राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान, मतलब जब इमरजेंसी जब इन्फोर्स होगा, आर्टिकल्स कौन से में किस आर्टिकल्स में इमरजेंसी इन्फोर्समेंट की बात कही गई है? ठीक है, ये तो सॉरी। किसमें है? 352 में। जब 352 के आधार पर इमरजेंसी जब लगेगा, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, तो वहां पे दो आर्टिकल जो होता है नहीं निलंबित होता। कौन कौन सा है? 20 और 21। तो 20 और 21 में जो अधिकार आपको दिए गया, उसके प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर बाकी सबको निलंबित कर देता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखेंगे, जैसे ही इमरजेंसी लगता है, जैसे इमरजेंसी लगता है तो ध्यान में रखना, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो आर्टिकल्स 19 में जो 6 प्रकार के जो फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, वो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। अभी इमरजेंसी लगेगा कैसा, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। तो ध्यान में रखना, जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। ठीक है, या तो युद्ध होगा या फिर क्या होगा? विदेशी आक्रमण। ठीक है, इसको बोलते हैं बाहरी। ठीक है, दो तरह के, एक बाहरी होता है, एक आंतरिक होता है। ठीक है, अब ध्यान में रखना, आंतरिक आपातकाल कैसे लगता है? तो आंतरिक आपातकाल सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो सशस्त्र विद्रोह के दौरान, ठीक है, स्थगित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्यान में रखना, ये आर्टिकल 19 जो है वो स्थगित नहीं होगा। कब नहीं होगा?
आंतरिक आपातकाल के दौरान इसमें संशोधन किया गया था। कब? 1970 कब लगा था? 75 में जब इमरजेंसी जब लगा था, तो उस इमरजेंसी को लगाने का आधार क्या था? इंदिरा गांधी की सरकार ने जब इमरजेंसी जब लगाई थी, तो सशस्त्र विद्रोह कहा था। ठीक है, आंतरिक आपातकाल। तो वहां पे जब इमरजेंसी लगा गया, आर्टिकल 19 को वहां पे निलंबित कर दिया गया। तो आगे जब जनता पार्टी की सरकार जब आई और 24वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो उसने बोला से भाई साहब देखिए, जब आंतरिक आधार पे जब लगेगा, ठीक है, आंतरिक आपातकाल लगेगा, तो निलंबन नहीं होगा। ठीक है, कब होगा? दो परिस्थिति, ठीक है, जब युद्ध या विदेशी आक्रमण हो तभी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अनुच्छेद 31 का, ठीक है, अनुच्छेद 31 का जो है हमेशा चर्चा में रहता है। क्या है इसमें? तो संपत्ति आदि के अधिग्रहण पे कानून की रक्षा है। ठीक है, तो संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा है, द्वारा इनके क्रियान्वयन की सीमाएं हैं। अनुच्छेद 31 ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मानीकरण 9वीं सूची में शामिल किया गया। ठीक है, 9वीं सूची के बारे में आप जानते हैं, 9वीं सूची में जो सब्जेक्ट को डाल दिया गया है, न्यायपालिका उस सब्जेक्ट का रिव्यू नहीं कर सकती है। समझ रहे हैं ना? मतलब उस सब्जेक्ट का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक पेज है, ठीक है, उस पेज को मैं बताऊंगा आपको। पहला बार संशोधन कब हुआ था? 1951 में। पहला बार संविधान में संशोधन कब हुआ था? हाँ बिल्कुल ठीक है, 1951 में पहला बार संविधान में, ठीक है, संशोधन हुआ था। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसलिए बता दें क्योंकि आगे आएगा वो। ठीक है, अब अनुच्छेद 31 का क्या कहता था? कुछ कुछ, ठीक है, कुछ कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाले विधियों की व्यावृत्ति। ठीक है, मतलब यहाँ पे 31 का कहता है से यहाँ पे कुछ डीपीएसपी जो है ना, राज्य का नीति निदेशक तत्व, उसको फंडामेंटल राइट से ऊपर रखा गया है। ठीक है, और इसके लिए जो इम्पावर्ड जो आर्टिकल जो होता है 31 का ग या फिर सी कह लीजिए। ठीक है, तो 31 का क, 31 का ख और 31 का ग, इस पे हम लोग अलग से विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ बताया था ना, कौन कौन से आर्टिकल्स जो होता, कौन कौन से फंडामेंटल राइट जो विदेशियों को प्राप्त है। ठीक है, तो मैंने बोला था कौन कौन से याद करने के लिए? 15, 16, 19, 15, 19, 16, 19, 29, 30, ये केवल भारतीयों को है। ठीक है, और बाकी जो सारे जो है वो विदेशियों को भी प्राप्त है। लेकिन विदेशी में भी दो तरह का विदेशी बताया था, एक मित्र और दूसरा शत्रु। ठीक है, देखिए, नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त अधिकार शत्रु देश के लोगों को छोड़ के। ठीक है, तो शत्रु देश के जो नागरिक जो होंगे उनको छोड़ के बाकी सब प्राप्त है। केवल धर्म, मूल्य, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध आर्टिकल 15 किसको प्राप्त है? तो केवल नागरिकों को। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता आर्टिकल 16 किसको प्राप्त है? केवल नागरिकों को। नहीं तो पता चलेगा से पाकिस्तानी भी आके बीपीएससी का फॉर्म भर रहा है। ठीक है, अगर ये विदेशियों को दे दिए तो। विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण का मतलब समझते हैं? किसी भी क्षेत्र में जाने की आजादी है। विदेशी को किसी भी क्षेत्र में थोड़ी ना जाने देंगे, जाने देंगे क्या? नहीं जाने देंगे, रोक लगाया जा सकता है। एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता क्या है? केवल भारतीयों को है। इसलिए कोई भी विदेशी जब घूमने जब आता है, तो उनके पासपोर्ट पे टोटल मेंशन होता है से भाई साहब भारत में आए हो, आप 10 दिन रहोगे, या फिर आप लोग भी किसी देश में जाओगे तो किस किस स्टेट में जाओगे, सारा कुछ मेंशन होता है, कितने दिन रहने वाले। नहीं, उनकी पासपोर्ट की अवधि होती है, 10 दिन में आप समाप्त हो जाएगा। बाकी आपको किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होता। लेकिन ये चीजें आपके साथ है, सबके साथ नहीं। ठीक है, वो पूरे उसके साथ आते हैं। ठीक है, तो निर्बाध विचरण की स्वतंत्रता जो होती है नहीं होती है। ठीक है, हमारा से निवास करने की स्वतंत्रता भी है, कहीं पे भी जाने का, संघ बनाने की स्वतंत्रता भी हमारे हमारे पास। ये अधिकार को कोई विदेशी नहीं प्रयोग करे। मैंने कहानी बहुत अच्छा सुनाया था कि यूट्यूबर है, क्या काल रॉक नाम है। ठीक है, हरियाणा के किसी लेडी से उसने शादी कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे सीए और एनआरसी का मुद्दा चल रहा था। ठीक है, और उसको नहीं पता था भारतीय संविधान के बारे में। उसने क्या किया, सीए और एनआरसी वाला मुद्दा पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो थे वो विरोध जता रहे थे, तो वहां पे गया और उनके साथ शामिल होकर उसने भी मतलब क्या किया, विरोध जताना शुरू कर दिया। ठीक है, वो स्ट्राइक पे बैठ गए, जैसे कि लोग वहां पे बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे,
तो यहाँ पे उसने किस आर्टिकल्स का प्रयोग कर लिया? तो अभिव्यक्ति, ठीक है। उसने अपने विचार प्रकट किए, अपने अभिव्यक्ति, फ्री स्पीच का प्रयोग किया, जो कि उनके पास नहीं है, ठीक है। अब जब वो गया, न्यूजीलैंड का वो नागरिक है, तो ये ध्यान सभी के ध्यान में आ गई। तो अगला बार जब वो लौट जब चाह रहा था अपने वाइफ से मिलने के लिए, जब भारत जब आ रहा था, तो सरकार उसका वीजा ही नहीं अप्रूव कर रही थी, ठीक है। तो उसकी जो पेरेंट्स लोग जो थे यहाँ पे, जो है उनके फादर इन लॉ, उन लोगों ने डाला था, ठीक है। यूट्यूब पे मैंने देखा था। तो ये चीजें गलत है, कोई विदेशी आके हमारे इंटरनल मैटर में नहीं बोल सकता, ठीक है। इसलिए देखिए कि जब भी विदेश वगैरह का कुछ भी वगैरह आता है, तो भारत सरकार कहते हैं ना, ये हमारा इंटरनल मैटर्स है, मतलब आंतरिक मामला है, आप हमारे आर्थिक मामला में नहीं बोल सकते, ठीक है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 में है, ठीक है। यह अधिकार विदेशियों को नहीं दिया गया है। अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार 30 में है। तो 15, 16, 19, 29, 30 केवल किसको? नागरिक को, ठीक है। ध्यान में रखना किसके पास है? तो केवल नागरिक के पास है, ठीक है, भूलेंगे नहीं। अब आते हैं जो नागरिक को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन इसमें शत्रु देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। विधि के समय समता और विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14। इसलिए कोई आतंकवादी भी अगर होता है, पाकिस्तानी लोग आते, पाकिस्तान जैसे मुंबई हमला में आपने देखा, कसाब को गिरफ्तार किया गया, हिज टेररिस्ट, ठीक है। लेकिन देखिएगा कसाब का फांसी कब हुआ था? अभी आई थिंक 4-5 साल के बाद फांसी हुआ था। तो विधि के समय समता है, अब विधियों का समान संरक्षण है, इसीलिए उसको डायरेक्टे तो नहीं उसको पकड़ के सीधे निपटा दिया गया। पूरा कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है, लॉ ऑफ प्रोसीजर जो होता है, उसको फॉलो किया गया। तो उसको इम्पावर्ड किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? ठीक है, आर्टिकल 14 है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अपराध किया उसने, ठीक है, उसको दोष सिद्धि के संबंध में उसको संरक्षण मिला। उसको बजाप्ते के साथ वकील दिया गया था। उसके ऊपर देखेंगे पूरे न्यायपालिका कोर्ट में बहस वगैरह हुआ। तो दोष सिद्धि के लिए उसको संरक्षण दिया गया, आर्टिकल 20। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, सबको है, ठीक है, चाहे नागरिक हो या फिर विदेशी हो, किसी का जीवन नहीं लिया जा सकता। अब प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है नागरिक को भी है और विदेशी को भी है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये कैसे? तो मान लीजिए कोई सिंपल एग्जांपल में दे रहा हूँ, ठीक है। इसको कैसे ब्रांड क्या बोलते हैं उसको, एम्बेसडर, आप जानते हो ना, एम्बेसडर जो होता है जिसको दूत बोलते हैं, राजदूत कहते हैं, ठीक है। तो भारत में तो सभी देश का एम्बेसडर तो रहते हैं, तो काफी लंबा रहना पड़ता है, 4 साल 5 साल रहना पड़ता है, ठीक है। तो उनके बच्चे जो होते हैं, तो उनका एजुकेशन जो होता है अपने ही देश में हो जाता है, ठीक है। मतलब जो जहाँ है वहीं पे हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर अगर भारत में रह रहा है, तो उसका छोटा बच्चा है, तो उसका एजुकेशन यहीं पे होगा, ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है वो रखा गया है। फिर लॉन्ग टाइम वीजा जो दिया जाता है विदेशियों के, 5 साल 7 साल का वीजा जो दिया जाता है, तो उनके बच्चे जो होंगे वो इलिटरेट थोड़ी ना रहेंगे, पढ़ने की सुविधा तो देनी होगी। तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार सबके पास है, ठीक है। कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण सबके पास है। बलात् श्रम, अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध। और जब हम अवैध मानव व्यापार अगर बोल रहे हैं, तो ध्यान में रखें इसमें वो भी आता है, मनुष्य का खरीद बिक्री भी आता है, प्रोस्टिट्यूशन को भी इसी में शामिल किया गया है। अंग का जो क्रय विक्रय होता है, मतलब क्या बोलते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको कहते हैं, जिसमें शरीर के अंग, कलेजी, गुर्दा निकाल के बेच देना, वो सब आर्टिकल 23 के तहत ही आता है, ठीक है। तो 23 जो है ना पूरे मानव जाति के लिए है, ठीक है। इसमें कोई बच्चा नहीं है, इसमें कोई बूढ़ा नहीं है, इसमें कोई महिला नहीं है, इसमें सबके सब है। मतलब पूरे मानव जाति को, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या चीज के? तो बलात् श्रम भी है, मतलब विदाउट, मतलब बिना पैसा के किसी से श्रम करवाना, ठीक है। अवैध मानव व्यापार करना, अवैध मानव व्यापार क्या होता है? मतलब मनुष्य का खरीद बिक्री करना, ठीक है। जैसे पहले दासों के बिक्री के लिए, आप पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, तो दासों का बिक्री होता था। मतलब मनुष्य जो होते हैं ना, नॉर्थ अटलांटिक होते हुए लाता था अफ्रीका से, अटलांटिक महासागर होते हुए यूरोप में एक जगह था लिस्बन, जो था पुर्तगाल की कैपिटल, जो वहां पे जहाज पे इंसान को 6-6 महीना, 5-5 महीना, 6-6 महीना तक बांध के रखा जाता था, ठीक है। और फिर जहाज के साथ ही बेच दिया जाता था। इस पूरे जहाज का कितना कीमत दोगे? तो इस प्रकार से मनुष्य का खरीद बिक्री होता था, बहुत पहले होता था, ठीक है। भारत में भी था, तो भारत में भी दास प्रथा को बैन किया गया था, ठीक है। तो मानव व्यापार के विरुद्ध जो है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या रखा गया है?
रोका गया है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो इसमें सेक्स रैकेट वगैरह सब भी प्रतिबंध किया गया है। बहुत सारी चीजें 23 में। आज 24 जो है ना स्पेशली बच्चों के लिए है, ठीक है। तो कभी 23 अगर पूछेगा तो पूरे माना जाए। बहुत लोग ना बलात् का मतलब बच्चा सब, बलात् का मतलब होता है बिना पैसा का काम करवाना, ठीक है। बंधुआ मजदूरी हमारे यहाँ 1976 में, ठीक है, बंधुआ मजदूरी अधिनियम लाया गया। अब ये सारे आर्टिकल जो देखो ना, इसमें किसी में सजा वगैरह का प्रावधान नहीं है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति बलात् श्रम इसमें लिखा हुआ से किसी भी व्यक्ति से बिना पैसा के काम नहीं करवा सकते, लेकिन कोई करवा रहा है तो भाई करवा रहा है तो संविधान लिखने वाले लिख तो चले गए ऐसे नहीं करवाना है। उसमें सजा वगैरह का प्रावधान संविधान में नहीं है। जब ये चीजें हुई, जब ये चीजें रियल में हुई, तो आवश्यकता हुई इसको कोई कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, तब संसद के द्वारा अधिनियम लाया गया, ठीक है। तो बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976, उसमें प्रावधान किया गया कि अब अगर कोई व्यक्ति अगर ये काम करता है तो उसको इस प्रकार का सजा दिया जाएगा, ठीक है। तो जब भी अधिनियम लग गया तो समझिएगा संसद के द्वारा कानून बनाया गया है, और उसमें सारी चीजों का प्रावधान है। तो सबको आधार बना के कानून बना। जैसे 1955 में, वो 1955 में आया था वो छुआछूत अधिनियम वाला जो था, 1955 का कानून था। बाद में उसमें संशोधन कई बार हुआ है उसमें, एक्चुअली मुझे याद नहीं है, लेकिन आई थिंक सबसे पहले 1955 में उसको रिलेटेड कानून बनी थी। अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर करता है, ठीक है, किसी भी रूप में छुआछूत का पालन करता है, तो भाई उसको सजा मिलना चाहिए। क्या सजा मिलना चाहिए? तो आर्टिकल 17 में सजा तो नहीं लिखा हुआ है, तो संसद ने उसको आधार बना के क्या किया, कानून बना दिया, ठीक है। तो सब पे कानून बना, जो कि आपको आगे पढ़ना भी होगा। धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता नागरिकों को भी है, विदेशियों को भी है। इसी आधार पर देखेंगे जो मिशनरी जो होता है वो आके, ठीक है, भारत में भी प्रचार प्रसार वगैरह करते हैं। धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता सबके पास है। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने होती छूट नागरिकों को भी है, विदेशियों को भी है। कुछ विशिष्ट धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक आदेश जारी करने की स्वतंत्रता नागरिक के पास भी है और विदेशियों के पास भी है। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने ना एक चीज गलती बता दिया था, उसको ध्यान रखना। आर्टिकल 33 आर्टिकल 35 में मैं कंफ्यूजन हो गया था। आर्टिकल 33 कहता है सो फंडामेंटल राइट, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और पुलिस बल और गुप्तचर संस्था जो होते हैं, जैसे बोला रॉ हो गया, आईबी हो गया, उनके लिए नहीं होता है, ठीक है। और संसद के पास केवल अधिकार है जो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है या फिर उससे संबंधित कानून बना सकती है 35 में। तो 33 थोड़ा मैं उल्टा कर दिया था, तो इसको आप लोग सुधार लेना। मतलब सशस्त्र बल होते हैं, अर्धसैनिक बल होते हैं, पुलिस बल होते हैं, गुप्तचर संस्था होते हैं जिसपे आईबी और रॉ जो आएंगे, इनको, ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। संसद के पास अधिकार है, सिर्फ फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार का प्रयोग ये नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसी सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिषेध आरोपित कर सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए जो आईबी जो है, रॉ जो है, वो फ्री स्पीच का प्रयोग करना शुरू कर देगा, तो उनके इतना क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होता है नहीं। तो कभी देखे कोई आईबी का या रॉ का आदमी जो मीडिया के सामने कुछ अपना बाइट दे, कभी देखे ऐसा आर्मी जो है स्ट्राइक पे चला गया? स्ट्राइक करना तो इसे भी प्रतिबंधित है। या फिर आर्मी को कभी आप नहीं देखेंगे फंडामेंटल राइट का कुछ यूज कर रहा है, ठीक है। कुछ दिन पहले एक बहुत चर्चा में एक केस आया था, बीएसएफ का था, वो मोदी जी के खिलाफ चुनाव भी लगा था बनारस में, ठीक है। उसने वीडियो वगैरह जो है उसने अपना वहां से पास कर दिया था, अपने जहाँ पे वो सीमा पे से ही उसने पास किए थे, ठीक है। तो उसको सेवा से निष्कासित कर दिया गया था। तो वो सारी चीजें नहीं कर सकते, इसलिए आप देखेंगे आर्मी में जाने के बाद मोबाइल फोन वगैरह बहुत सारी चीजें पे प्रतिबंधित लगा दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। तो वो लोग जो है नहीं प्रयोग कर सकते, इसमें संसद के पास अधिकार है, सो प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। ये 33 में है, ठीक है। और 34 में तो बता ही दिया था मार्शल लॉ है। और 35 में क्या है? तो 35 में है मौलिक अधिकार संबंधित नियम या फिर संशोधन, जो समय मैं 33 में बता दिया था, वो केवल किसके पास है? तो केवल संसद के पास अधिकार में, तो राज्य विधानसभा के पास ये पावर नहीं। मार्शल लॉ का क्या होता है? तो मार्शल लॉ का बोलते हैं, ध्यान में रखना है, क्या होता है? फौजी कानून। जब मार्शल लॉ लगेगा तो क्या राष्ट्रीय आपातकाल जैसा ही होता है? तो नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल से अलग होता है, ठीक है। कहाँ पे लग सकता है मार्शल लॉ? तो मार्शल लॉ ध्यान में रखना पूरे राज्य में भी लग सकता है, एक जिला में भी लग सकता है, एक गांव में भी लग सकता है, एक विशेष क्षेत्र में भी लग सकता है, ठीक है। उसको बोलते हैं मार्शल लॉ,
ठीक है। ऐसे इलाकों में भी इसका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी हो। मतलब जहां पे मार्शल लॉ होगा, ठीक है, ध्यान में रखना, जहां पे मार्शल लॉ होगा वहां पे फंडामेंटल राइट काम नहीं करेगी। ठीक है। फौजी कानून क्या होता है? तो सैन्य शासन, जिसको मार्शल लॉ कहते हैं। कब लगता है? तो असामान्य परिस्थिति में। असामान्य परिस्थिति का मतलब क्या होगा? जब पब्लिक डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाए, मतलब पब्लिक ऑर्डर मतलब सही से काम नहीं कर रहा, तो वैसे कंडीशन में मार्शल लॉ लगाते हैं। आर्टिकल 34 कहता है, और ये बिल्कुल भी नेशनल इमरजेंसी जो होता है, राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, उससे अलग होता है। ठीक है। अब आर्टिकल 35 क्या कहता है? इनमें से ज्यादा, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ठीक है। मतलब फंडामेंटल राइट जो होता है, अगर कोई बोले कैसे मिलता है, तो मान लीजिए आज कोई बच्चा जो है, ठीक है, जन्म लिया, ठीक है, तो जन्म लेते ही जितने भी फंडामेंटल राइट उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। मतलब ये किसी को देने की आवश्यकता नहीं होती है। और जबकि डीपीएसपी जो होता है उसको देना पड़ता है। ठीक है। राज्य उसको प्रदान करती है। ठीक है। और फंडामेंटल राइट जो होता है वो स्वतः ही मिल जाता है, समझ रहे हैं ना? वो अपने आप मिल जाता है। ठीक है। वो देना नहीं, इसीलिए बोलते हैं फंडामेंटल राइट जो है स्वयं प्रवर्तित होती है, अपने आप लागू हो जाता है। ठीक है। और डीपीएसपी को लागू करना पड़ता है। बोलोगे सर कैसे लागू करना पड़ता है? ईपीएसपी जो है आर्टिकल 47 का क्या कहता है? मतलब राज्य में किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य को खराब करने वाली चीजें जो है, तो उस पर राज्य सरकार, ठीक है, तो राज्य जो है प्रतिबंध लगा सकती है। तो इसके लिए कानून बनाना पर अपने आप तो नहीं मिला। आर्टिकल 47 के हिसाब से बिहार में शराब को बैन किया गया है, तो मिलता है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट जो होता है वो अपने आप मिल जाता है। ठीक है। खुद ब ही खुद मिल जाता है। जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है। अब बोलोगे सर संसद ही क्यों बनाती है? तो देखिए संसद जो होता है ना, ध्यान में रखना है, क्या करता है? संसद किसी राज्य को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ठीक है। लोकसभा, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा किसी राज्य के रिप्रेजेंट, लोकसभा में देखिए पूरे देश के मेंबर जो होते हैं, क्या होता है? चुन कर आते, इसलिए लोकसभा को क्या बोला जाता है? प्रतिनिधि हाउस कहा जाता है। ठीक है। ध्यान में रखना है, क्या बोला जाता है? प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। और दूसरा सदन कौन है? दूसरा सदन जो है राज्यसभा। राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? तो राज्यसभा लोगों का रिप्रेजेंट नहीं करती है, राज्यसभा राज्य को रिप्रेजेंट है। तो एक सदन में देश के सभी लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है वहां पे, 500 प्लस मेंबर है। एक सदन में देखेंगे सारे राज्य जो विधानसभा के जो सदस्य जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि है। और तीसरा व्यक्ति जो है पार्ट ऑफ संसद की बात करेंगे तो राष्ट्रपति है। ठीक है। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो इसमें संसद का भी योगदान होता है, लोकसभा राज्यसभा का, और साथ में देखेंगे तो राज्य विधानसभा का भी योगदान होता है। तो कहीं ना कहीं से संसद जो है राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे संसद के पास ये शक्ति है, वो मौलिक अधिकार में संशोधन वगैरह जो होता है कर सकता है। लेकिन उसमें भी ध्यान किसका रखना है? तो उसकी जो मूल ढांचा का ध्यान रखना है। ठीक है। अगर ये शक्ति अगर विधानमंडल को दे दिया जाए, तो बिहार विधानमंडल जो है वो क्या करेगा? मौलिक अधिकार में संशोधन कर देगा। यूपी कहेगा कि भाई हम नहीं मानेंगे, इसे बिहार ने बनाया है। ठीक है। कल जाके केरल कहेगा हम नहीं मानेंगे। ठीक है। अगर आंध्र प्रदेश ने कानून बना दी तो बिहार कहेगा हम नहीं मानेंगे। क्योंकि क्या है, वहां पे सभी लोगों का प्रतिनिधि नहीं, आंध्र प्रदेश के विधानमंडल में आंध्र प्रदेश के लोगों का प्रतिनिधि है, तो उस कानून के बिहार के लोगों पे नहीं थोपा जा सकता। लेकिन वो ये संसद अगर कानून बनाती है तो इसमें क्या है? देश के लोग प्रतिनिधि है, राज्यों का भी प्रतिनिधि है। तो वो इसलिए संसद के पास ये शक्ति दी गई ताकि देश में एकता बनी रहे, यूनिटी बनी रहे, या साथ में एक रूपता भी बनी रहे। ठीक है। तो इसके लिए आर्टिकल 35 है। तो मैं वो 33 में बोल दिया था, करेक्ट कर लेना। ठीक है। 33 में क्या है? तो 33 में जो सशस्त्र बल के लोग होते, अर्धसैनिक बल होते, पुलिस बल होते, गुप्तचर होते, ये मतलब मूलाधिकार को इनका क्या क्या प्रतिबंधित कर दिया जाता है, किनके द्वारा? संसद के द्वारा। ठीक है। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ है। आर्टिकल 35 में क्या है? तो भाई संसद के पास शक्ति है संशोधन करने की। ठीक है। ये पूरे के पूरे 12 से लेकर 35 तक क्या था आपका? क्या था ये? तो फंडामेंटल राइट था। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखो आर्टिकल 12। तो संविधान में दो अनुच्छेद आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 12 की बात करेंगे, आर्टिकल 36 की बात करेंगे, स्टेट को डिफाइन करता है। अब स्टेट क्या? स्टेट का मतलब राज्य होता है। राज्य में क्या है? राज्य का व्यापक अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। अब राज्य क्या है? तो राज्य का मतलब बिहार, यूपी, उत्तर, यूपी, मध्य प्रदेश, ये सब नहीं है। राज्य के अंदर राज्य का हिस्सा मुख्यमंत्री भी है, राज्य का हिस्सा प्रधानमंत्री भी है,
राज्य के हिस्सा एक कलेक्टर साहब भी है, राज्य के हिस्सा दरोगा भी है, सबके सब है, ठीक है। मतलब जो सरकार से जुड़ा हुआ है, सबके सब राज्य का हिस्सा है। उन सब से सुरक्षा करने के लिए क्या है, तो उन सब से सुरक्षा करने के लिए आपके पास मूल अधिकार है, ठीक है। तो मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस तरह इसे अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। तो पार्ट 3 में आप जाओगे, पार्ट 3 में आप जाओगे तो वहां पे आर्टिकल 12 जो है, जो कि मतलब क्या करता है, स्टेट को डिफाइन करता है, ठीक है। अब राज्य कौन है उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं, सो कौन कौन राज्य है। तो कार्यकारी में विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार की संसद, भारत की संसद राज्य है। कार्यकारी में विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार, ठीक है। सबके सब जो है राज्य का हिस्सा। अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आया बताना, पॉलिटी के शब्द क्या होते हैं, कठिन होते हैं, आई विल एक्सप्लेन देम, ठीक है। बताइएगा, हिंदी इंग्लिश में दिक्कत होगा वो भी बताइएगा, लेकिन इंग्लिश का पीडीएफ में मैंने दे रखा है, ठीक है। राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य का विधानमंडल, और राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार, ठीक है। मतलब राज्य सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो भाई कानून को फॉलो करवाने वाला व्यक्ति भी तो होता है ना, अपने आप तो लागू नहीं होगा। तो फॉलो करवाने वाला व्यक्ति का, जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जितने भी प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, वो क्या है, विधायी अंगों का प्रभावी करने वाले ही तो लोग हैं, ठीक है। जो नियम जो बन गया, कानून बन गया, तो उसको प्रभावी करने वाले व्यक्ति है, तो वो भी पार्ट ऑफ स्टेट है। और साथ में राज्य का विधान, जब राज्य का विधानमंडल जो होता है, ध्यान में रखिएगा, जिस राज्य में 2 सदन है तो वहां पे विधान परिषद भी है, विधान सभा भी है, और राज्यपाल तो होते ही है, ठीक है। लेकिन सारे राज्यों में 2 सदन तो नहीं है। जहां पे 1 सदन है तो वहां पे क्या होता है, विधानसभा होता है। और जहां पे 2 सदन है वहां पे विधान परिषद होता है। लेकिन भारत में 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, जिसको राज्य का ऊपरी सदन कहा जाता है या फिर अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना। सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार, न्यास, इस सबके सब राज्य में आते हैं। अब सभी निकाय अर्थात वैधानिक या फिर गैर वैधानिक, ठीक है, वैधानिक भी या फिर गैर वैधानिक, जैसे एलआईसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया, ये सबके सब राज्य में आता है, ठीक है। एलआईसी का ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया, भेल हो गया, सबके सब राज्य में है। इस तरह राज्य को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। शामिल इकाइयों के कार्यों की अदालत में चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन होता है। मतलब इन सभी जगहों पे अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो उनको अदालत में चुनौती दिया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी निजी इकाई, एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य का अर्थ में आती है। मतलब कोई भी एजेंसी है या फिर निजी इकाई ही क्यों नहीं है, मतलब प्राइवेट ही क्यों नहीं है, लेकिन राज्य के संस्था के तौर पर अगर काम कर रही है, तो वो मतलब क्या है, राज्य का हिस्सा। आप बोलोगे इसका मतलब क्या होगा, तो मान लीजिए कोई ठेकेदार साहब है, ठीक है। ठेकेदार साहब इंडिविजुअल आदमी है, उसका कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। जैसे एपी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ठीक है। एपी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड क्या करती है, तो टेंडर लेती है। क्या टेंडर लेती है, सड़क बनाती है भाई। सड़क किसकी बनाती है, तो भाई गवर्नमेंट से उसको मिलता है। तो एपी कंस्ट्रक्शन जो है स्टेट से इन्वॉल्व हो गई, सड़क बनाने के काम है। तो एपी कंस्ट्रक्शन इज द पार्ट ऑफ स्टेट। अब एपी कंस्ट्रक्शन मान लीजिए किसी व्यक्ति से काम करवाती है, एबीसीडी नाम का कोई व्यक्ति है, अगर उसको पैसा अगर नहीं देते तो आर्टिकल 23 का यहाँ पे क्या हो गया, रेवोल्यूशन हो गया। अब आर्टिकल 23 को आधार बना के कोई व्यक्ति अगर चाहेगा तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वहां पे 32 226 निकल कर आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना, तो इस तरीके से काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे मूल अधिकारों से असंगत विधियां। अब मूल अधिकारों से असंगत विधियां कहने का मतलब है, से जो मूल अधिकारों से असंगत होता है, ठीक है, जो मतलब मूल अधिकारों का कम करता है, फिर समाप्त करने की बात करता है। तो कोई ऐसा कानून अगर बन जाए जैसे मूल अधिकारों को असंगत करे, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कानून बना दिया, उसमें लिखा हुआ है क्या, से रात के, मतलब ऐसा हाइको सिचुएशन में बता रहा हूँ, से आज से कोई भी व्यक्ति पानी नहीं पी सकता है, ठीक है। सपोज डेट बता रहा हूँ। अब पानी पीना क्या है, लोगों की जिंदगी जीने के लिए पानी पीने का अधिकार होना जरूरी है, प्राण में दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार है। अब ऐसा कोई कानून बना जाता है, ऐसा कानून बना दिया, विधायिका ने कानून बना दिया, एग्जीक्यूटिव जो है इस कानून को फोर्सली पालन कर रहा है, ठीक है। एक सिचुएशन बता रहा हूँ,
तो ये कानून तो क्या होगा, मूल अधिकार को भाई समाप्त करने की बात करना है, तो ऐसे कंडीशन में आर्टिकल 13 काम करता है। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या कहता है, तुम जो भी कानून बनेगा जो कि मूल अधिकारों को समाप्त करने की बात होगी, तो वैसे कंडीशन में वो कानून का स्वतः ही समाप्ति हो जाएगा। इसके लिए अनुच्छेद 13 है। तो अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां क्या होगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, मतलब मूल अधिकारों से हटकर जो विधि जो होगी, जो उसको अल्पीकरण करती, कम करती या फिर समाप्त कर देती, वैसे कानून शून्य हो जाएगी। ठीक है, आइए दूसरे शब्दों में अगर देखेंगे तो ये जुडिशियल रिव्यू का भी बात करता है। वो कानून न्यायपालिका के पास एक शक्ति होता है जुडिशियल रिव्यू का, जो कि 13 में है, 32 में है, 226 में है। ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, तो ये न्यायपालिका से मुद्दा जाएगा। ठीक है, तो न्यायिक संबंधी कोई नियम बना सकता है ये शैक्षणिक एक मिनट, मिसिंग है पेज क्या? अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। दूसरे शब्दों में ये न्यायिक संबंधी कोई नियम बना सकता है ये शैक्षणिक संस्था, राज्य से अनुदान प्राप्त, निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। मतलब ऐसे कानून अगर बनते हैं, कौन बनाएगी भाई? तो विधायिका बना सकती है या फिर राज्य का हिस्सा बना सकती है। अब राज्य का हिस्सा क्या है, जैसे राज्य का हिस्सा, जैसे मान लिया बैंक का एग्जांपल ले लो। ठीक है, सपोज दैट एक बैंक का एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो बैंक में लिखा रहता है भाई साहब हथियार लेकर जाना, कोई व्यक्ति हथियार लेकर नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन बैंक में आप जाओगे तो बाहर में नोटिस जो लिखा रहेगा, तो बैंक में किसी भी प्रकार का हथियार लेकर जाना प्रतिबंधित है। लेकिन इसमें जो सिख धर्म के लोग जो होते हैं, उनका कृपान शामिल इसमें नहीं है। ठीक है, मतलब कृपान हथियार ही है। ठीक है, उस आराम से किसी को मारा जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वहां पे कौन सा आर्टिकल से उनको सपोर्ट करने के लिए आ रहा है, कृपान रखना उसका कौन सा अधिकार है? तो भाई साहब उनका सांस्कृतिक अधिकार है। ठीक है, धार्मिक अधिकार है। ठीक है, तो 29-30 कहीं ना कहीं से उनको इंपावर्ड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वो व्यक्ति वहां पे लेके जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से बैंक क्या है, स्टेट का हिस्सा है कि नहीं है? तो वहां पे क्या फंडामेंटल राइट का पालन होना चाहिए। आर्टिकल 29-30 के तहत सिख को कृपान रखने का अधिकार है, तो बैंक में लेके जा सकता है, लेकिन बैंक किसके पे तहत किसी है ना? प्रकार के हथियार को ले जाना प्रतिबंधित है। नहीं सर, ठीक है, क्या? बोले आर्टिकल 25 के तहत है ना हथियार जो सिख रखता है। 29-30 में तो अल्पसंख्यक का शिक्षा वाला ना। धार्मिक अधिकार है। सॉरी सॉरी, वो धार्मिक अधिकार में बता रहा था, धार्मिक अधिकार आर्टिकल से गलती बोल दिया, 25 से 28 में, सॉरी मिस्टेक। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखो, उनका धार्मिक अधिकार है, धार्मिक सांस्कृतिक आधार कह लीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे सरकार को कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। शिक्षण संस्थाएं चाहे वो सरकारी हो निजी हो, सहायता प्राप्त हो या न हो, में नामांकन है तो 10% सीटें आरक्षित कर सकती है। ठीक है, किसके लिए? अल्पसंख्यक के लिए। में नामांकन है तो 10% सीटें आरक्षित कर सकती है। अपवाद अल्पसंख्यक संस्था है। ठीक है, ध्यान में, अल्पसंख्यक संस्था अपवाद है इसमें। तो अल्पसंख्यक संस्था तो अल्पसंख्यक के लिए होती, तो उसमें सीटें का रिजर्वेशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर सरकार अगर चाहे तो 10% सीट का आरक्षण कर सकती है। ये 10% का आरक्षण पहले से आरक्षण के अतिरिक्त है। इस उद्देश्य के लिए सरकार ऐसे कमजोर वर्गों की पहचान करके समय समय पर अधिसूचित करती रहेगी, और इसका आधार परिवार की आय, आर्थिक प्रतिकूल प्रतिकूलताओं के अन्य संकेतक होंगे। अनुच्छेद 15 में निहित विभिन्न प्रावधानों की तालिका 8.3 में दिया गया, जो कि हम देखेंगे। ये आरक्षण की बात करता है जिसमें देखेंगे। तो देखेंगे दो चीज आपको ध्यान में रखना है। हमारे यहाँ आरक्षण जो दिया जाता है, ठीक है, तो एक तो आरक्षण आप देखोगे किस प्रकार से हमारे यहाँ आरक्षण दिया जाता है। तो हमारे यहाँ धार्मिक आरक्षण नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ आरक्षण जो दिया जाता है उसको आर्थिक आधार पे आप कहोगे तो आरक्षण अभी दिया गया 10% जो आरक्षण है, किस आधार पे है? आर्थिक आधार पे है। तो अभी नीचे देखेंगे कोई आरक्षण अगर कहीं ना कहीं से आप दे रहे हो, तो मूल अधिकार का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि आप आरक्षण देने से क्या होता है? भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। लेकिन इसको क्या जस्टिफाई करने के लिए विभिन्न अनुच्छेदों का जब अध्ययन करेंगे तो आर्टिकल्स क्या होता है, आरक्षण क्या होता है, जस्टिफाई हो जाता है। देखिए अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे
संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग, जिनको बोलते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, जिसको ओबीसी के लिए आरक्षण है। उपरोक्त बात को संविधान के 93 संशोधन आज के द्वारा शामिल किया गया। इस प्रावधान में क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 कराई, ठीक है। अब जो शैक्षणिक संस्था में आरक्षण क्या होता है, मान लीजिए आरक्षण आप किसी व्यक्ति को दे रहे हो, नौकरी में आरक्षण दे रहे हो, जिसके लिए आप देखोगे तो 15 का 4, ठीक है, ओबीसी को नौकरी में आरक्षण देने की बात करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ेगा ही नहीं तो नौकरी में उसको आरक्षण कहां से मिलेगा? तो आप नौकरी में भी आरक्षण है और पढ़ाई में भी आरक्षण है, ठीक है। तो नौकरी में आरक्षण जो देता है ओबीसी को 15 का 4 है और यहाँ पे 15 का 6, ठीक है। इनको शैक्षणिक संस्था में आरक्षण देने की बात करता है, ठीक है। तो दोनों आधार पे आरक्षण दिया जाता है। उसी तरह भी 10% आरक्षण की बात हुई थी ईडब्ल्यूएस का, वहां पे आई थिंक 16 का 4 है, आर्टिकल्स कंफ्यूजन हो सकता है, आगे दिया होगा, और 16 का 6 है, ठीक है। तो 16 का 4 जो है नौकरी में 10% आरक्षण देने की बात करता है और 16 का 6 जो है शैक्षणिक संस्था में आरक्षण देने की बात करता है। मतलब इसीलिए आप देखोगे जब एडमिशन वगैरह कराने जाते हो तो देखिएगा 10%, 15% सीट जो होता है रिजर्व होता है, ठीक है। तो 15 का 4, 16 के 6, 16 के 4, 16 का 6, ठीक है। यहाँ पे नीचे दिया भी होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आरक्षण संबंधी चीजें हैं। पारित किया जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में 27% सुरक्षित सीटें आरक्षित की गई। ओबीसी को केंद्रीय नौकरी, मतलब केंद्र सरकार की नौकरी में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? 27%। मंडल कमीशन आई थी, ठीक है, बिंदेश्वरी मंडल, जिनको बीपी मंडल कहते थे, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। तो बिहार के मुख्यमंत्री रहे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, उनके अनुशंसा के आधार पे पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण की बात कही गई थी केंद्रीय नौकरी में, ठीक है। तो 27% आरक्षण नौकरी में है और 27% आरक्षण जो है केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में, ठीक है। अब केंद्रीय शिक्षण संस्था क्या हुआ, तो इसका मतलब आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, ठीक है। जो केंद्रीय शिक्षण संस्था सब में 27% मिलेगा। इसमें आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान भी शामिल है। अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियमों को वैधता पे मोहर लगा दी। मतलब सिंपल सी बात है, 27% का आरक्षण जो है अब सरकारी नौकरी के अलावा शिक्षण संस्थानों में भी किसको मिलेगा? तो ओबीसी को मिलेगा, ठीक है। लेकिन न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया कि इसमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन करे। अब एक वो होता है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर क्या? क्रीमी लेयर आप लोग बनाते हो ना, वो बनता है ना जिसमें इनकम दिखाया जाता है, भाई साहब मेरा इनकम जो है इतने से कम है, इसलिए हम इसमें 27% वाला कैटेगरी में आएंगे। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति ओबीसी है, ठीक है, तो भाई ओबीसी में तो पिछड़ी जाति तो कहेगा, लेकिन उसकी संपत्ति करोड़ों में है, ठीक है। तो वो जो है ये 27% आरक्षण वाला सीमा को क्लेम नहीं कर सकता। मतलब ये किस आधार पे है? तो ध्यान में रखिएगा, आर्थिक आधार पे है कि नहीं? एक तरह से आर्थिक आधार का कॉन्सेप्ट ले गया। हमारे यहाँ दी के आधार पे आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है, ठीक है। अब आते क्रीमी लेयर क्या है, ठीक है। तो पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं, जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कौन कौन होंगे? तो ध्यान, संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति साहब को नहीं मिलेगा, उपराष्ट्रपति साहब को नहीं मिलेगा, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं मिलेगा, संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सब क्या है? ये सब के सब संवैधानिक पद पे है, तो वो 27% आरक्षण वाला कैटेगरी नहीं आएंगे। दूसरा आते हैं ग्रुप ए या ग्रुप ए, सॉरी वर्ग ए या ग्रुप ए तथा ग्रुप बी की सेवा के क्लास 2 अधिकारी जो केंद्रीय या राज्य सेवाओं में है। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठान, बैंकों, बीमा कंपनी, विश्वविद्यालय आदि में पदस्थ समकक्ष पदाधिकारी जो होंगे, यह नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होगा, ठीक है। तो उनको यह आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है, वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब देखिएगा अनुच्छेद 15 जो है क्या बोलता है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ध्यान रखना।
इस आधार पे भेदभाव को क्या करता, प्रतिषेध करता है। लेकिन इसी आधार पे भेदभाव किया जाता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं, ठीक है। देखेंगे सबसे, 1 मिनट। 15 का 1 क्या कहता है, राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ध्यान में रखना, ये बहुत समझने वाला चीज है। ये बोलता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इस आधार पर भेद नहीं करेगा। डेट मीन बाकी के आधार पर कर सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कह रहा है मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दैट मीन्स कोई अगर दूसरा आधार होगा तो उस पर राज्य चाहे तो भेदभाव कर सकती है, क्योंकि संविधान में नहीं लिखा हुआ, तो लूप होल्स हो गया ये। 15 का 2 क्या कहता है, किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर निम्नलिखित संबंध में किसी विकलांगता दायित्व प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, मतलब ये आर्टिकल 15 कहता है इन जगहों पे उस व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते। सारी चीजों को डालना के ऊपर है। दुकान हो गया, सार्वजनिक रेस्टोरेंट जिसको रेस्टोरेंट कहते हैं, होटल हो गया, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान जिसमें सिनेमा घर हो गया, ये सब हमारे संविधान में क्यों डालना पड़ा? क्योंकि इन सब जगह हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग जो थे, उन्होंने देखा था कि किस प्रकार से लोग कुआं से पानी लेने के लिए रोका जाता है, ठीक है। नदी से पानी नहीं लेने दिया जाता है, ठीक है। जो सार्वजनिक जो स्नान घर है उसमें नहाने नहीं दिया जाता है, होटल में बैठ के खाने नहीं दिया जाता है, रेल में सवारी करने नहीं दिया जाता है। इस तरह की भेदभाव जो थी उस समय समकालीन समाज में उपस्थित थी। तो इसलिए जो संविधान बनाने लोग जो थे, मेरा आप समझ ही रहे मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ, अम्बेडकर जी ने इन चीजों को फेस किया था। तो उन्होंने जब संविधान, जब जो लोग जो थे प्रारूप समिति में अम्बेडकर जी थे, तो उन्होंने एक एक चीज को लिख दिया। तो भाई देखो, भेदभाव तो ठीक है, लेकिन दुकान पे भी किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर, रेस्टोरेंट में भी नहीं कर सकते, होटल में भी नहीं कर सकते हो, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पे भी नहीं कर सकते हो। मतलब इस धर्म के, मतलब किसी कोई व्यक्ति जो निम्न जाति के है, ठीक है, समझ लीजिए कोई एससी क्लास के लोग हैं, तो अगर उसको होटल में जाने से आप रोकते हो, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पे जाने रोकते हो, दुकान पे जाने से रोकते हो, तो भाई आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो रहा है। फिर वो व्यक्ति आर्टिकल 32 का प्रयोग करेगा, आपके खिलाफ केस हो सकता है, ठीक है। दीवार देख रहा है, टैंक, स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक रिसोर्ट। अब सड़क पे चलने का क्या है? तो केरल में एक आंदोलन हुआ था, ठीक है। केरल में 2 तरह का सड़क था। एक सड़क जो था उसमें निम्न जाति के लोग चल सकते थे, अब भूल ना हो कौन सा था, जिसमें गांधी जी ने भी उनका समर्थन किया था। केरल में ही हुआ है ये, कोई सत्याग्रह है, भूल रहा हूं मैं नाम, एक्चुअली मुझे नहीं याद आ रहा है। वो रोड पे चलने पे वो रोका गया था वहां पे उन लोगों को, मतलब रोड पे चल नहीं सकता था निम्न जाति के लोग, समझ रहा है। मतलब 2 तरह का रोड बनाया गया था, ताकि उस रोड पे चलने से क्या होता है, अगर उस पे चलेगा तो जो उच्च जाति के लोग जो है, वो निम्न जाति के लोग उन पे नजर ना पड़े, ठीक है। इसलिए सड़क भी अलग अलग कर दिया गया था। इसलिए संविधान में सड़क को भी चर्चा किया गया है। सब सड़क पे चलने से अगर किसी को रोकते हो तो ये भी मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। सार्वजनिक रिसोर्ट स्थानों का राज्य निधि से बनाए रखा जाता है, यह आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित होगा। आप बोलोगे सार्वजनिक रिसोर्ट क्या? मान लीजिए कोई स्विमिंग पूल है, ठीक है, सपोज दैट स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग वाइप वाला, वाइकोम सत्याग्रह, बिल्कुल वाइकोम सत्याग्रह जो सड़क पे चलने से, वाइकोम सत्याग्रह उसको बोलते हैं, जिसपे गांधी जी ने भी उनका समर्थन किया था, ठीक है। वाइकोम सत्याग्रह, ठीक है, याद कर लीजिएगा, हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा ही। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे एक मैं हाइपोक्रेटिक सिचुएशन आपको बता रहा हूँ। चलो एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। तो स्विमिंग पूल छोड़ो, स्विमिंग पूल तो थोड़ा लैविश एग्जांपल हो जाएगा, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। चापाकल ले लो, ठीक है। चापाकल गांव में आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो आजकल चापाकल सरकार भी क्या कर रही है ना, चापाकल देती है, लेकिन सरकार पूरा पैसा नहीं देती है, 5-6 हजार रुपया देती है। 5-6 हजार चापाकल हो भी जा सकता, हो सकता है कुछ पैसा लगाना भी पड़े, ठीक है। तो कोई चापाकल के लिए सरकार ने 4 हजार रुपया अलॉट किया, और चापाकल बनाने में खर्चा होती है ए आदमी, ठीक है, उसके दरवाजे पे चापाकल आया। अब 7 हजार रुपया तो ए व्यक्ति ने लगाया है,
अब चापाकल में सरकार का पैसा लगा हो, ए व्यक्ति का भी पैसा लगा हुआ है। अब ये ए व्यक्ति है, इस आधार पे, ठीक है, किसी व्यक्ति को उस चापाकल से पानी लेने के लिए नहीं रोक सकता क्योंकि उसके 7,000 लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे कहता है भाई साहब, अगर उस संपत्ति में सरकार का आंशिक रूप से भी अगर उसका राज्य निधि से अगर संपत्ति का अगर प्रयोग हुआ है तो उस पे किसी भी आम जनता को आप उसका उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या कोई स्विमिंग पूल है या फिर कोई कल है या फिर कुछ भी, अगर किसी व्यक्ति ने 100% अपने पैसे से उसे बनाते, क्या वहां पे फंडामेंटल राइट लागू नहीं होगा? ठीक है, निजी संपत्ति को क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो सरकारी संपत्ति नहीं है। सरकारी संपत्ति क्या, पूर्ण रूप से सरकारी संपत्ति 100% फंडेड बाई गवर्नमेंट, या फिर आंशिक परसेंट से 2%, 4%, 5% पे अगर सरकार का हिस्सा है तो भी क्या होता है, क्या होगा वहां पे फंडामेंटल राइट का क्या होता है, फॉलो होता है। ओएनजीसी क्या होगा, ये सब। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, तो बैंक ना तो पूरा प्राइवेट है ना तो पूरा सरकारी है। ठीक है, तो वहां पर भी फंडामेंटल राइट पूरी तरीके से क्या होता है, लागू होता है। मैं एग्जाम्पल दिया हूं। ठीक है, 15 का 3 क्या कहता है भाई? 15 का 3 कहता है राज्यों को महिला और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से निवारित नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया आरक्षण की बात। मतलब 15(3) जो वही 15 आर्टिकल्स बोल रहा था, सब भाई साहब आप किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करोगे किस अधिकार पे? धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान, ये लिंग का बात किया गया था। अब 15 का 3 जो है सीधे कहता है कि राज्य को इस आधार पर नहीं रोक सकता है अगर वो राज्य महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा देता है। तो महिलाओं को अगर आप विशेष सुविधा दे तो लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हो। तो भेदभाव को भी 2 प्रकार बताया गया संविधान में। ठीक है, एक भेदभाव जो होता है संगत होता है, जिसको समतामूलक भी कहते हैं, एक होता असंगत होता है। ठीक है, संविधान में जायज माना गया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो ये हो सकता है। ठीक है, असंगत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे राज्य के पास पावर है, सो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्यों के इसे नहीं रोका जाएगा, क्योंकि आप महिला और बच्चों के लिए जब तक आप विशेष प्रावधान नहीं करोगे तो कैसे compete करेगा? ठीक है, नहीं कर सकता है ना। ठीक है, क्योंकि आप मान लीजिए किसी प्रकार का वैकेंसी, दरोगा का ही नॉर्मल ले लो से भी वैकेंसी आती है, फिर आएगी, तो वहां पे दरोगा में फिजिकल होता है ना। आप उस फिजिकल में शारीरिक गतिविधि में एक महिला का कंपैरिजन पुरुष से करना तो टोटल न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि दोनों का शरीर का बनावट, स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। तो ऐसे कंडीशन में राज्य के पास एक शक्ति है, सो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अब मान लीजिए 1 किलोमीटर दौड़ना है तो बोल सकता है कि पुरुष जो है उसके लिए 15 मिनट के लिए बोल देगा आप 25 मिनट ले लो। ठीक है, 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का पावर हो रहा है। ठीक है, तो इस आधार पर राज्य क्या करती है, भेदभाव करती है। ठीक है, बच्चों के परिस्थिति में भी सेम है। अब बच्चों का कंपेरिजन एक यंग मैन से आप कैसे कर सकते हो? नहीं हो सकता है। तो बच्चों के लिए भी राज्य जो करती है विशेष प्रकार का प्रावधान बनाती है। ठीक है, अब आते हैं 15 का 4, इंपॉर्टेंट है। 15 का 4 क्या है? मैंने बोला था 15 का 4 और 15 का 6 आपको याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, 15 का 4 जो कहता है राज्य किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए, देखिए हमारे यहाँ जो आरक्षण जो दिया जाता है उसमें सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखना। उसमें से क्या है, राज्य किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से भी शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए, जिसमें ओबीसी आ गया। जब भी मैं सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को बोलूं तो उसमें ओबीसी से आप इसको जोड़ सकते हैं। या फिर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति है या फिर कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, अगर इसके लिए अगर राज्य अगर कोई प्रावधान अगर करती है, ठीक है, तो ये समतामूलक माना जाएगा। ठीक है, मतलब राज्य अगर किसी व्यक्ति के लिए, मान लीजिए कोई नौकरी निकला, 500 सीट है। अब 500 सीट है, नौकरी निकला, तो राज्य को अगर लगता है तो भाई इसमें से 100 सीट जो है वो ओबीसी को मिल जाना चाहिए और 50 सीट जो है एससी को मिल जाना चाहिए और 25 सीट जो है एसटी को मिलना चाहिए। क्योंकि राज्य का मानना है जो सरकारी नौकरी जो हमने जो निकाला उसमें सभी लोगों का मतलब क्या होना चाहिए, सहभागी होनी चाहिए। अब यहाँ पे परीक्षा लिया जाएगा। अब परीक्षा जो लेंगे तो समझो परीक्षा मैंने लिया 100 अंक का परीक्षा लिया,
तो इसमें से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो रहेंगे उनका भरण पोषण बहुत ही अच्छे स्थिति हुआ होगा, इंग्लिश स्कूल के छात्र होंगे, बहुत अच्छे जगह पे उसने पढ़ाई की होगी, दृष्टि वगैरह से उसने पढ़ा होगा क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है वो भी। और एक ऐसा व्यक्ति भी एबीसी भी शामिल होगा जो कि हमेशा से गांव में रहा, गांव के सरकारी स्कूल में मुश्किल से उसने पढ़ाई की है, उसने किसी भी प्रकार की कोचिंग भी नहीं की है। अब वो व्यक्ति एक दृष्टि में पढ़ने वाले छात्र से कैसे compete कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में राज्य का कहना है तो भाई साहब वो व्यक्ति तो कभी नौकरी में आ ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो जाएगा। तो राज्य कहता नहीं, उस समाज के व्यक्ति को भी हमको क्या रखना है, उस नौकरी में रखना है, इसलिए राज्य कहते हैं हम उसके लिए 25 को सीट पहले ही से रखेंगे। मतलब इस 25 सीट में केवल कौन व्यक्ति आएगा, जो एसटी समुदाय से लोग आते हैं। अब एसटी वाला हमेशा से जंगल में रखा रहा है, जनजाति वाला है। अब कोई व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति जो दृष्टि में आराम से पढ़ाई कर रहा है, वो एसटी वाला व्यक्ति वो दृष्टि में पढ़ने वाले बच्चों के साथ कैसे compete करेगा। तो इसके लिए आर्टिकल 15 का सब क्लोज 4 जो होता है इंपावर्ड करता है, मतलब राज्यों को ये आरक्षण करने के लिए, सरकारी नौकरी में आरक्षण करने के लिए राज्य को इंपावर्ड करती है। मतलब अगर राज्य अगर नौकरी में अगर आरक्षण देती है तो ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है। मतलब मौलिक अधिकार कहता है ना, आर्टिकल 15 का सब क्लोज 1 कह रहा है ना, तो भाई साहब जाति, लिंग, जन्म स्थान इस आधार पर भेदभाव करने नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है भेदभाव, तो ये भेदभाव समतामूलक माना जाएगा, ध्यान में रखना है। इसके लिए 15 का 4 है। तो अब आपको कोई पूछेगा आपको 27% आरक्षण जो देते हैं, बीपीएससी का फॉर्म डाल रहे तो कौन सा आर्टिकल से आपके लिए, तो 15 का 4 है, ठीक है। एससी को आरक्षण किससे मिल रहा है, 15 का 4। एसटी को आरक्षण सरकारी नौकरी में किससे मिल रहा है, 15 का 4, ठीक है। अब उसी तरह से भला भी कंडीशन है, ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण देना सरकारी नौकरी में, तो उसके लिए 16 का 4 है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन आपको ध्यान में रखना। आप चलिए, सरकारी नौकरी में आरक्षण तो दे दी, लेकिन सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए पढ़ाई भी तो जरूरी है। बिना पढ़े हुए व्यक्ति, क्योंकि नॉर्मली सरकारी नौकरी कौन करेगा, उसके लिए एक डिग्री तो होना चाहिए, डिग्री में कोई आरक्षण नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई डिग्री, बीपीएससी का फॉर्म ग्रेजुएशन पे निकलता है तो एसटी वाले मैट्रिक पे भी फॉर्म डाल सकते हैं, एससी वाले मैट्रिक पे डाल दिए, ओबीसी के लिए इंटर कर देते हैं, जनरल के लिए ग्रेजुएशन रखेंगे, ऐसा नहीं है। डिग्री में कोई आरक्षण नहीं है, ठीक है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। सीट में आरक्षण है। तो जो हमारे बाद में सोचा गया भाई साहब ये बात तो ठीक है, पढ़ाई भी जरूरी है, तो इसके लिए बोला देखिए पढ़ाई भी जरूरी है, तो इसके लिए कम से कम सीट जो होगा शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण करना पड़ेगा, तब तो पढ़ाई पूरा करके सरकारी नौकरी वो करेंगे। तो शैक्षणिक संस्थाओं में भी मतलब क्या किया गया, सीट को रिजर्व किया गया। तो इसके लिए कौन से, 15 का 6। तो आरक्षण को जस्टिफाई, ओबीसी आरक्षण को जस्टिफाई या फिर एससी आरक्षण के एसटी आरक्षण को जस्टिफाई कौन करता है, तो 15 को 4 प्लस, ठीक है, 15 का 6 मिलकर, ठीक है, ये आरक्षण को जस्टिफाई कर देता है, ठीक है। इसी आधार पर आपको आरक्षण मिलता है, ठीक है, ओबीसी एससी टी को, ठीक है, दोनों 15 का 4 और 15 का 6 मिला के, ठीक है। 15 का 5 क्या कहता है, राज्य किसी भी समाज वर्ग की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए उनके शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोका गया है। इनमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़ के निजी शैक्षिक संस्थाएं भी शामिल है, चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या फिर गैर सहायता प्राप्त हो। यह प्रावधान 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया। मतलब राज्य किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए, या फिर इसमें अनुसूचित जाति भी है या फिर अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोका गया, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कुछ एग्जाम लेती है बहुत सारे शैक्षणिक संस्था, अब देखिए कितना बढ़िया से बनाया हुआ है। मतलब एक आर्टिकल जो है तो सबको सरकारी नौकरी में आरक्षण देती है, एक आर्टिकल जो है ध्यान में रखिए आपको सरकारी नौकरी प्रवेश करवा, सॉरी स्कूल में प्रवेश करवा देती है। एक आर्टिकल जो जब स्कूल में जब आप प्रवेश कर जाते हो, तो जैसे स्कूल कहने का मतलब है आर्टिकल जो सीट रिजर्व करती है। मतलब मान लीजिए कोई परीक्षा होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, आप आईआईटी में एडमिशन लेने जाओगे तो आपको डायरेक्ट थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए आपको परीक्षा देना पड़ेगा, ठीक है। तो परीक्षा देना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है, तो उसमें भी कट ऑफ का सीन आता है, ओबीसी का इतना गया, एससी का इतना गया, एसटी का इतना गया, तो राज्य उसमें, ठीक है, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, ठीक है। फिर 15 का 6, 15 का 6 क्या कहता है, राज्यों के निम्नलिखित बनाने से नहीं रोका जा सकता।
क्या है, तो किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान जो है वो भी 15 के 6 में है, ध्यान में रखना। निजी शिक्षण संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में ऐसे वर्गों के लिए 10% सीटों का आरक्षण है। ठीक है, ये कब जोड़ा गया था, तो 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया है। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त है, फिर गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को छोड़ के यह प्रावधान 103वें संविधान संशोधन, ध्यान में रखेगा इसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था नहीं है, कोई भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था नहीं होगा, मतलब कोई ऐसी शैक्षणिक संस्था नहीं होगी जो केवल अल्पसंख्यक वर्गों के हित के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अनुच्छेद है 15 वाला, जिसको गहराई से मैंने समझाने का प्रयास किया, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, और बाकी जहां से छूटा है, आई थिंक कहां से छूटा है, क्रीमी लेयर से छूटा है ना, यहाँ से ना, तो यहाँ से कल कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने लगाने के लिए दिया था, उसको आप लोग लगा लेना। ठीक है, कल आर्टिकल 16 का सारा सब क्लोज पढ़ा दूंगा, 16 में भी सब क्लोज। ठीक है, इधर है ना 16 में। ठीक है, 16 का जैसे बोला 16 का 6 और 16 का 4। ठीक है, 16 का 4 में भी ABCD क्लोज है, तो ये सब कल पढ़ा दूंगा, इसको आप लोग अच्छे से समझ के आना। ठीक है, ओके।